नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 70 साल से भी ज्यादा पुराना एक डॉक्यूमेंट है, वो आज भी इतना रेलेवेंट कैसे है? ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता है। तो चलिए, आज भारतीय संविधान के इसी लचीलेपन के राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? एक डॉक्यूमेंट जो उस जमाने में लिखा गया जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, वो आज के डिजिटल दौर की चुनौतियों को कैसे हैंडल कर सकता है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य देख लिया था? बिल्कुल, और इसका जवाब हमारे संविधान के कह सकते एक सीक्रेट टूल बॉक्स में छुपा है। पार्ट 21। इसे संविधान का इमरजेंसी किट या टूल बॉक्स कहना बिल्कुल सही होगा। इसमें वो टूल्स हैं जो इसे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस टूल बॉक्स को खोलकर देखेंगे कि ये स्पेशल टूल्स आखिर हैं क्या। फिर हम जानेंगे कि पार्लियामेंट को कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा पावर्स क्यों दी गईं, कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा क्यों मिला, इस पूरे प्रोसेस में प्रेसिडेंट का क्या रोल था और कैसे पूरे लीगल सिस्टम को बिना किसी रुकावट के नए सिस्टम में बदला गया। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टूल बॉक्स की जरूरत पड़ी ही क्यों। जरा 1947 के भारत को इमेजिन कीजिए। एक नया नया देश, सैकड़ों रियासतें और एक ब्रिटिश राज वाला सिस्टम जिसे पूरी तरह बदलना था। पार्ट 21 को इसीलिए बनाया गया था ताकि ये बड़ा बदलाव शांति से और व्यवस्थित तरीके से हो सके। तो इस टूल बॉक्स में मोटे तौर पर 3 तरह के औजार हैं। पहला, कुछ टेम्पररी पावर्स जो पार्लियामेंट को दी गईं। दूसरा, कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस। और तीसरा, ट्रांजिशनल रूल्स जो कानूनी व्यवस्था को टूटने से बचाते हैं। तो चलो, सबसे पहले टूल को देखते हैं, पार्लियामेंट की टेम्पररी पावर्स। सोचिए, जैसे नया घर बनाते वक्त कुछ एक्स्ट्रा सामान चाहिए होता है ना, ताकि नींव एकदम पक्की बने। बस वैसे ही देश के शुरुआती सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट को इकोनॉमी और समाज को स्टेबल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर्स की जरूरत थी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्टिकल 369। इसने पार्लियामेंट को 5 साल के लिए स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था। सेंटर को जरूरी ताकत भी मिल गई, लेकिन एक टाइम लिमिट के साथ, ताकि फेडरलिज्म का जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी बना रहे। तो ये कौन से सेक्टर्स थे? देखिए, कॉटन, कागज, लोहा, कोयला, ये सब उस वक्त देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थे। तो ये एक तरह से इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट देने जैसा था। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, जो इंडियन फेडरलिज्म की असली आत्मा को दिखाता है, यानी कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत वन साइज फिट्स ऑल वाला देश नहीं है। यहाँ डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा सा है। ये भारत की डाइवर्सिटी को संविधान में जगह देने का एक तरीका है। ये मानना कि हर स्टेट की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग जरूरतें हैं। इस टेबल को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ आर्टिकल 371A नागालैंड को अपनी कल्चरल पहचान बचाने की पावर देता है, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 371F सिक्किम की अलग अलग कम्युनिटीज के विकास पर फोकस करता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना अडेप्टेबल है। पार्ट 21 को असल में काम में लाने के लिए प्रेसिडेंट का रोल बहुत ही क्रूशल है। यहाँ प्रेसिडेंट एक रूलर की तरह नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, जो इस पूरे मुश्किल बदलाव को आसान बनाते हैं। संविधान का आर्टिकल 372 और 392 प्रेसिडेंट को यही पावर देते हैं। वो पुराने कानूनों को नए संविधान के साथ, आप कह सकते हैं, सिंक कर सकते हैं और किसी भी रुकावट को हटाने के लिए ऑर्डर जारी कर सकते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक मॉडर्न एनालॉजी लेते हैं। प्रेसिडेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचिए। जैसे एक आईटी एडमिन जब कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है तो वो ये पक्का करता है न कि सारे पुराने सॉफ्टवेयर भी चलते रहें। ठीक वैसे ही प्रेसिडेंट ने ये पक्का किया कि पुराने ब्रिटिश कानून नए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ठीक से फिट हो जाएं। तो ये होता कैसे था? देखिए, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालते थे। इस ऑर्डर से वो किसी भी पुराने कानून को बदल सकते थे या हटा भी सकते थे, ताकि वो नए संविधान के फंडामेंटल राइट्स या दूसरे प्रोविजंस को वायलेट ना करे। कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, है ना? और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी टूल पर, लीगल कंटिन्यूटी। जरा सोचिए, अगर 26 जनवरी 1950 की सुबह अचानक देश में कोई कानून ही ना होता, क्या होता? पूरी तरह से केओस। इसी सिचुएशन को कहते हैं लीगल वैक्यूम। पार्ट 21 ने ऐसा होने से रोका। आर्टिकल 372(1) में यह बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है।
इसने ये पक्का किया कि 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान लागू हुआ तो देश के सारे पुराने कानून रातों रात खत्म नहीं हो गए। लेकिन लागू कानून या लॉ इन फोर्स का मतलब क्या था? आर्टिकल 372 ये भी बताता है। इसमें वो सारे कानून थे जो बन चुके थे, भले ही उस वक्त पूरी तरह से लागू ना हुए हों। हाँ, एक बात और साफ थी कि जो कानून टेम्परेरी थे वो अपनी टाइम लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन प्रोविजंस ने देश को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की पुरानी दुनिया से हमारे अपने संविधान की नई दुनिया तक एक सेफ ब्रिज की तरह था, जिसने एक स्टेबल और स्मूथ ट्रांजिशन पक्का किया। तो पार्ट 21 सिर्फ कुछ पुराने आर्टिकल्स का कलेक्शन नहीं है, ये हमारे संविधान की जिंदादिली और दूर की सोच का सबूत है। पर यह हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर खड़ा करता है। नेशनल यूनिटी और रीजनल आइडेंटिटी, इन दोनों के बीच ये जो नाजुक सा बैलेंस है, उसे हम कैसे बनाए रख सकते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।